के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। 13 फरवरी से 9 मार्च तक अवकाश रहेगा और 2 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र आयोजित होगा। तो 18वीं लोकसभा का यह बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, जो कि 2 अप्रैल तक चलने वाला है और यह बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल भी नहीं होगा। सत्र का पहला हिस्सा, जो कि आज से शुरू हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होगी। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आगाज होगा और इस सेशन में मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस और यूनियन बजट को लेकर भी चर्चा पर फोकस रहेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन 2 से 4 फरवरी तय हुआ है। संसद का जो बजट सत्र है, हालांकि हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले 2 सत्रों में मानसून और शीतकालीन के दौरान आपने देखा वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चर्चा के साथ ही मनरेगा की स्कीम की जगह जो वीबी रामजी कानून आया है उसका विरोध किया था, उस पर जमकर हंगामा हुआ था। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस सेशन में भी एसआईआर, वीबी रामजी कानून और भारत पर यूएस की ओर से लगाए गए टैरिफ, फॉरेन पॉलिसी, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन का मुद्दा होगा, इकोनॉमी, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष करने वाला है। तो ये बजट सत्र बेहद खास होगा कई मायनों में, क्योंकि लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 ये विधेयक शामिल है। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। इससे पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने वीबी रामजी कानून और एसआईआर पर चर्चा की मांग की है। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कहा गया कि इन मुद्दों पर दोनों सदनों में पहले ही बहस हो चुकी है और कानून पास होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। और अगर अब बात करें इस सेशन की, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच ये बजट आ रहा है, जिससे आर्थिक विकास को तेज करने वाले सुधारों की उम्मीद की जा रही है। इस बजट से खासतौर पर रेलवे, इनकम टैक्स, डिफेंस जैसे सेक्टर्स को लेकर उम्मीदें की जा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का भी लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, तो ऐसे में एमएसएमई सपोर्ट, एनर्जी और एआई जैसे सेक्टर्स पर भी ध्यान हो सकता है, यानी खास फोकस रह सकता है। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन से होगी और सत्र की शुरुआत के बाद यह 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बीच में अंतराल भी रहेगा और दूसरा जो चरण होगा वो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा, यानी 2 चरणों में यह बजट होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। पूरे बजट सत्र के दौरान संसद की कुल 30 बैठकें होंगी। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए और उन पर चर्चा की मांग की, जिसमें एसआईआर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावा वीबी रामजी कानून को लेकर भी विपक्ष ने चर्चा की मांग की। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया, क्योंकि पहले ही कानून बन चुका है। संवाददाता आंचल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, बजट सत्र की शुरुआत आज होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आगाज होगा। क्या हलचल है, क्या तैयारियां हैं? 11 बजे से आज बजट सत्र की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और ये साल का पहला बजट है, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी थी जनवरी में, 1 जनवरी से, और उसके बाद से देखिए ये जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो 2026 का पहला सत्र होने जा रहा है। बजट सत्र से शुरुआत होगी, जिसमें देखिए आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन शुरुआत जो होने वाली है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को वो
सम्मिलित रूप से संबोधित करती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ ही देखिए ये जो सत्र है 28 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी तक पहला चरण होगा, दूसरा चरण 9 मार्च से लेकर जो है 2 अप्रैल तक रहने वाला है। और जी। इसमें देखिए विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार ने जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बिल नहीं लेकर आती है और उस पर चर्चा नहीं करती है तो सरकार का घेराव किया जाएगा, सरकार को करारा जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि देखिए इस बात की अगर हम बात करें, सर्वदलीय बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की गई थी, सहमति बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सहमति बन नहीं पाई है। चाहे हम मनरेगा की बात करें या फिर जी। देखिए दूसरी तरफ SIR की बात करें या फिर विदेश नीति की बात करें और प्रदूषण की बात करें या फिर देखिए जिस तरीके से UGC का मुद्दा भी इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इन सभी मुद्दों को जो है अलग अलग पार्टियां उठाते हुए नजर आएंगी। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त अहम मुद्दा होने वाला है वो SIR भी है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार SIR को लेकर अब दिल्ली का कूच भी कर रही है, जहां पर विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगी और जी। कोशिश करेंगे कि बंगाल चुनाव से पहले संसद के माध्यम से SIR का जो है वो भरपूर विरोध होना चाहिए, जिससे SIR को लेकर सरकार जो है इस पर कुछ बोले और इस पर बातचीत करे। हालांकि देखिए सरकार भी अपने एक स्टैंड पर कायम है। SIR को लेकर जो चुनाव आयोग का एक कदम देखने के लिए मिल रहा है, चुनाव आयोग की इसमें भूमिका है, ऐसा लगातार सरकार का कहना रहा है। और इसके साथ ही देखिए जो कुछ इश्यूज है, क्योंकि SIR का मुद्दा यूपी के चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। यहाँ तक कि देखिए बिल्कुल आंचल, कल समाजवादी जो पार्टी के सर्वदलीय लोगों बैठक ने हुई उसमें मुख्य रूप से SIR का मुद्दा और VBG राम जी कानून को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, लेकिन जो VBG राम जी कानून है उस पर कहा गया है कि इस पर क्योंकि पहले से ही क्योंकि ये कानून बन चुका है तो उस पर चर्चा नहीं होगी। SIR के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत हो सकती है? हालांकि SIR को लेकर भी कहा कि शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई थी और दोनों सत्र क्योंकि इससे पहले हंगामेदार रहे हैं, तो इस बार विपक्ष की रणनीति क्या है, सरकार की तैयारी क्या है? देखिए विपक्ष इस बार जो है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके जो सांसद उसमें मौजूद रहेंगे संसद में, वो पोल्यूशन का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब दिल्ली विधानसभा सत्र चला था तब भी हमने देखा कि पोल्यूशन का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से उठाया था। एक बार फिर से ये मुद्दा भी एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है, बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए ईडी है या फिर जो एजेंसियों का लगातार विपक्ष कहता रहा कि दुरुपयोग जो है यहाँ पर सरकार करती है। आपने देखा होगा कि बंगाल में भी लगातार जो है ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी, जिसको लेकर TMC जो है वो ईडी का मुद्दा जो है एजेंसियों का किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है, जो इल्जाम लगातार विपक्ष इस तरीके के लगाता रहा है, तो उस मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर उठाया जाएगा। विदेश नीति की बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि चौतरफा तरीके से हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से भारत को कई बार आर्थिक रूप से टैरिफ की मार लगा लगा कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि देखिए यूरोपीय संघ की तमाम बैठकें जो है वो पिछले 2 दिन भारत में देखने के लिए मिली। कल रक्षा मंत्री के साथ भी यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि विदेश नीति को लेकर भी एक मुख्य मुद्दा रहने वाला, जिसको विपक्ष उठाएगा, चर्चा इस पे करना चाहेगा कि आखिरकार बार बार भारत ही क्यों दूसरे देशों के सामने झुकता हुआ नजर आता है। यानी कि इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया जाएगा। इसके साथ ही देखिए UGC का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जा सकता है। तो यानी कि कई मुद्दे, और इसके बाद ही देखिए आज जब संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 28 जनवरी से राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसके बाद अगर संसद का सत्र चलता है तो ये माना जा रहा है कि तब पता लगेगा कि विपक्ष की और क्या कुछ रणनीति, क्योंकि आज 10 बजे जिस तरह से ये बैठक बुलाई है, विपक्ष के नेताओं ने रणनीति बनाने के लिए किन किन मुद्दों पर वो लोग घेराव करेंगे, लेकिन जिसमें एक सबसे प्रमुख मुद्दा है SIR, जिस पर देखिए क्योंकि बंगाल में चुनाव है, असम में है, पुडुचेरी में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में, कई राज्यों में आने वाले समय में 1-2 साल में बैक टू बैक इलेक्शन है। तो ऐसे में SIR का मुद्दा जो है वो प्रभावी रूप से देखने के लिए मिलेगा संसद में। बिल्कुल आंचल, इस बार बजट किन मायनों में खास होने वाला है, किन किन सेक्टर्स पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो वैश्विक अनिश्चितता है उसके बीच ये बजट आ रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही कि जो आर्थिक विकास है उसको तेज रफ्तार देने के लिए कई सुधार संभव है। देखिए इस बजट में जिस तरह से आपने पिछली बार देखा होगा, कई चीजों को जो कि रोजमर्रा की चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं, उन पर 5% तक GST जो है वो नीचे लाया गया था। पहले 18% जिन चीजों पे GST लगता था, 12% लगता था, उनको 5% के दायरे में लाया गया। उसमें देखिए मेडिसिन भी है, घरेलू चीजें भी थी, लेकिन MSME पर इस बार सरकार का फोकस रहने वाला है, क्योंकि हमने भी देखिए कल भी हमने
कई छोटे व्यापारियों से बातचीत की थी, जिनका कहना था कि हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, हमें देखिए टैक्स भी भरना पड़ता है, तो यानी कि हम तो डबल मार झेल रहे हैं। हमें वो चाहते हैं कि सीए का जो एक प्रोसेस है, और जो उनको देखिए टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, सीए का प्रोसेस थोड़ा सा सरल बनाया जाए। इसके साथ ही इन दो डबल टैक्स की मार जो उनके ऊपर पड़ रही है, इससे थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए जो खाने पीने की चीजों पर अभी भी 5% जीएसटी जो लग रहा है, उसमें भी लोग चाहते हैं, व्यापारी भी चाहते हैं कि उन 5% में भी थोड़ी सी रियायत और मिलनी चाहिए, जिससे छोटा व्यापारी देखिए कैसे काम करता है। जब बड़े व्यापारी से वो सामान खरीदता है तो वो अपनी छोटी दुकान या फिर देखिए छोटा व्यवसाय करता है। हालांकि जब उसमें भी उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा, उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यापारी के ऊपर काफी लोड पड़ता है। तो ये माना जा रहा है कि चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, कृषि के सेक्टर में हो, इसके साथ ही देखिए एमएसएमई के सेक्टर में हो, इन क्षेत्रों में एक बड़ी राहत जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि सरकार जो है वो 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना लेकर चल रही है। तो ऐसे में हर एक सेक्टर पर फोकस करके जब साथ साथ आप चलेंगे, तभी जाके देखिए इस तर्ज पर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रेलवे सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में, इसके साथ ही कृषि के सेक्टर में जो है इस बार एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। खास करके किसानों को भी देखिए कई उम्मीदें जो है वो लगी हुई है सरकार से। अब कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते आए हैं, क्योंकि 5 जातियां हैं जिसमें किसान है, गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि इन 5 जातियों के इर्द गिर्द जो है पूरा देश जो है वो घूमता है। क्योंकि अपर कास्ट तो देखिए पहले से ही, अगर हम अपर क्लास की बात करें, इसमें देखिए कुछ बड़े व्यापारी भी होते हैं, उसमें देखिए अपर क्लास में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, इसमें पहले से ही देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक आराम से अपनी चीजें कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीदें सरकार से होती है, और खास बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को ये बजट पेश करेंगी तो 9वां बजट होगा, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, कुछ खास तस्वीरें भी दिखा देते हैं अभी तक, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई बजट पेश किए गए हैं। और अब क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ये बजट आ रहा है, ऐसे में आर्थिक विकास को तेज करने वाले सुधारों की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या कुछ होगा। उनके जो कि ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले 2019, 2020, 21, 22 और 23, 24, 25 की तस्वीरें हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये बजट पेश किया गया था। 2019 में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री वो बनी थी और 2024 में ये जिम्मेदारी उनके पास ही रही है। हालांकि मोरारजी देसाई, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के, 10 बजट का रिकॉर्ड उनके पास रहा और उनके करीब पहुंचती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं। महिला वित्त मंत्री के तौर पर भी आंचल ये एक बड़ी उपलब्धि है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए, और बहुत सी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। देखिए निर्मला सीतारमण की बात करें तो पढ़ी लिखी महिला है, और पिछले देखिए 9 साल से लगातार जो है बजट पेश कर रही हैं। और कहते हैं ना कि बहुत कुछ जो है एक महिला जब अपने बजट में लेकर आती, क्योंकि एक महिला के अंदर तमाम चीजों को लेकर एक सोच होती है, इमोशंस होते हैं कि कैसे महिलाओं को राहत मिले, कैसे बच्चों को राहत मिले, कैसे हमारे किसानों को राहत मिले। तो हालांकि देखिए सरकार की पॉलिसीज होती है, सरकार मिलकर बजट बनाती है, हर सेक्टर को ध्यान में रख के बजट बनाती है, लेकिन उसको परोसने का काम पिछले 9 साल से देखिए एक महिला करती है, जो कि निर्मला सीतारमण, जो कि देश की वित्त मंत्री है। हालांकि देखिए इस बार भी बजट पेश करने वाली है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई चाहे हम स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, एकलव्य स्कूल्स बनाए गए थे, कई कॉलेजेस बनाए गए हैं। आपने पिछले बजट में भी देखा होगा कि बिहार को लेकर बजट काफी अच्छा आया था, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस और चाहे एयरपोर्ट की बात हो, तमाम तरह से देखिए उनको राहत देने की कोशिश की गई थी। कई रेलवे ट्रैक जो है उनकी एक जाल जो है बिछाया गया था देश के अलग अलग हिस्सों को। और किस तरीके से आपने देखा होगा कि मिजोरम को जो है वो नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम जो है उसको गुवाहाटी से, गुवाहाटी के रास्ते जो है बंगाल तक जोड़ने की कोशिश की गई, जिससे कनेक्टिविटी जो है वो मिल सके। क्योंकि इससे पहले मिजोरम में देखिए ट्रेन की सुविधा नहीं थी, लेकिन वहां भी पहले जो बजट आए हैं उसमें मिजोरम को भी जो है ट्रेनों का एक जाल दिया गया। पहली बार वहां पर ट्रेन गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी सहूलियत मिली और ट्रांसपोर्टेशन में भी कहीं ना कहीं देखिए सहूलियत मिली। इसी तरीके से बच्चों के लिए देखिए कई स्कूल्स, कॉलेजेस जो है वो दिए गए। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें तो उसका जो एक कह सकते कि एक जो एक होता पैसे की एक सीमा थी, उसको भी
बढ़ाया गया, उसमें कैटेगरीज जो है वो बढ़ाई गई थी कि किस किस को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकता है। दिल्ली वासियों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली। इसके साथ ही देखिए, इसी तरीके से महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं की जो रोजमर्रा की चीजें हैं इस्तेमाल करने की, उन पर जीएसटी घटाया गया, उसको 5% पर लाया गया। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की जो चीजें थी पिछली बार, उस पर काफी राहत मिली थी। उनको देखिए टैक्स से बाहर किया गया था, यानी कि इस बार भी ये उम्मीद जरूर लगा रही हैं, चाहे हम महिलाओं की बात करें, व्यापारियों की बात बिल्कुल करें, आंचल, कि कनेक्टिविटी पर जोर पिछली बार दिया गया था, इसके साथ ही मिडिल क्लास पर फोकस था। इस बार उम्मीद की जा रही कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास होगा और आर्थिक विकास को सुधार देने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाते देखना दिलचस्प होगा। आप नजर रखें।